Chapter 8 Cell, the unit of life. In the previous video, we were discussing about transport across the plasma membrane, passive transport and active transport. Passive transport में हमने तीन टाइप के ट्रांसपोर्ट पढ़े, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने पंप पढ़े, सोडियम पोटेशियम पंप एंड सोडियम के साथ ग्लूकोज सेल के अंदर कैसे जाता है वो भी। इस वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहला मॉडिफिकेशन है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, इसमें सेल और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाई हो जाती है विलाई जैसे स्ट्रक्चर्स में। ये दो जगहों पर देखी जाती है, एक तो इंटेस्टाइन में जहाँ पर करीब 3000 माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है पर सेल। एक सेल में 3000 माइक्रोविलाई इंटेस्टाइन वाले एरिया में। उसके अलावा नेफ्रॉन की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे भी माइक्रोविलाई देखने को मिलती है। माइक्रोविलाई जिस भी एपिथेलियम में प्रेजेंट होती है उस एपिथेलियम को हम ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम बोलते हैं। कुछ जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशंस की तरह मानते हैं। ये दो सेल्स के बीच में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें ये कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं। इसके टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है इंटरडिजिटेशन। ये दो सेल्स हैं, सिंपल सेल्स, इसके बीच में इंट्रासेल्यूलर स्पेस है, सेल्स के बीच में न्यूक्लियस है। इसका मॉडिफिकेशन कुछ ऐसे होता है। इंटरडिजिटेशन, डिजिट मतलब फिंगर्स, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाते हैं दो सेल्स के बीच में, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। जंक्शनल कॉम्प्लेक्स का सेकंड टाइप है टाइट जंक्शन, जिसमें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या फिर आउटर प्रोटीन दो सेल को फ्यूज या फिर ज्वाइन करने का काम करते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, दोनों सेल्स में से प्रोटीन लेयर आ गई है प्लाज्मा लेयर के ऊपर। ये प्रोटीन्स एक दूसरे सेल्स को ज्वाइन करने का काम करेंगे, फ्यूज करके रखेंगे। तो बेसिकली इनका काम हो गया सेल एडिशन, कीपिंग द टू सेल्स टुगेदर। इसके बाद हमारा थर्ड कैटेगरी आता है जंक्शनल कॉम्प्लेक्स का, गैप जंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, गैप मतलब दो सेल्स के प्लाज्मा लेयर में गैप आ जाता है ताकि सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो सके एक सेल से दूसरे सेल की तरफ। एक सेल से दूसरे सेल में सब्सटेंसेस जा भी सकती हैं इस गैप के थ्रू, और सब्सटेंसेस दूसरे सेल में आ भी सकती है इस गैप के थ्रू। ये गैप जैसा स्ट्रक्चर आपको डायग्राम में दिख रहा है, लेकिन इसकी जगह एक प्रोटीन भी एम्बेडेड हो सकता है। अब प्रोटीन वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर की एंट्री अलाउ कर देते हैं, तो उस केस में सेल्स के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स में इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल में 150 डिग्री एंगस्ट्रॉम होती है स्पेस, लेकिन डेस्मोसोम्स में वो स्पेस इंक्रीज हो जाती है और एक प्रोटीनीशियस सीमेंटिक मटेरियल उसके अंदर आके जम जाता है, और उसको सपोर्ट करने के लिए फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। इन फाइबर्स को हम टोनो फाइबर्स बोलते हैं, और ये डेस्मोसोम्स लिंकर्स की तरह एक्ट करते हैं, एक सेल को दूसरे सेल से लिंक रखने का काम करते हैं। इसमें दूसरा टाइप है टर्मिनल बार। टर्मिनल बार एग्जैक्टली डेस्मोसोम्स की तरह होते हैं, बस इनमें फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते सपोर्ट की तरह, जिसको हम टोनो फाइबर्स बोलते हैं। टोनो फाइबर्स टर्मिनल बार में एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर डेस्मोसोम के जैसा ही होता है। नेक्स्ट टाइप इज ग्लाइकोकैलिक्स। इस चैप्टर में जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाया था तब हमने ग्लाइकोकैलिक्स बनाया था। ग्लाइकोकैलिक्स का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है जैसे आप बोर्ड पर देख सकते हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हेयर ग्रोथ जैसे स्ट्रक्चर आ जाते हैं, उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स अगर सेल के ऊपर प्रेजेंट है तो वो सेल को ड्राई नहीं होने देते।
नेक्स्ट इज शीथ। ये एक सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब अगर एक सीलिया या फिर फ्लैजेला डेवलप हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू तो एक शीथ जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो जाती है, तो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है जिसको हम शीथ बोलते हैं। एंड द लास्ट मॉडिफिकेशन इज पोर्स। पोर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर चैनल प्रोटीन्स की तरह एक्ट करते हैं जिसके थ्रू सब्सटेंसेस सेल के अंदर आ सकती है और बाहर भी जा सकती है। पोर का साइज होता है 7 to 10 एंगस्ट्रॉम। With this, we are done with models of the plasma membrane, structure of plasma membrane, modifications in plasma membrane, and transport across the membrane. Now we will take up cell wall. Cell wall. As we know, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल वॉल। इन्होंने कॉर्क में मतलब एक पेड़ की छाल में कुछ टाइटली पैक्ड कंपार्टमेंट्स देखे थे जो कि ज्योमेट्रिक थे, उसको इन्होंने नाम दिया सेल वॉल। अब क्योंकि इन्होंने कॉर्क देखा था तो वो प्लांट का डेड पार्ट होता है, इसलिए जो सेल ऑब्जर्व किए गए थे रॉबर्ट हुक ने जो ऑब्जर्व किए थे वो थे डेड सेल्स। लेकिन लिविंग सेल्स की डिस्कवरी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। सेल वॉल एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। प्लांट्स के अलावा प्रोकैरियोट्स में मिलती है सेल वॉल और फंजाई में। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं मिलती है जो कि एक प्रोटिस्ट है। सेल वॉल बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर है उसके ऊपर एक और लेयर होती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। ये आउटर मोस्ट रिजिड लेयर होती है, रिजिड होती है इसीलिए प्लांट्स इतनी हाइट अटेन करते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्ट करती है प्लांट्स को, और फंजाई और प्रोकैरियोट्स को, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकते, तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और इन सारी चीज़ों से उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। इसीलिए ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह एक्ट करती है और सेल वॉल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। लेयर एक पतली होगी तो वो कम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, और जैसे जैसे लेयर मोटी होती जाएगी तो ज़्यादा स्ट्रेंथ उसमें आ जाएगी। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होती है ताकि प्लांट्स को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिले। रिजिडिटी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ कॉम्पोजिशन, प्रोकैरियोट्स में जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनती है और प्लांट सेल्स की सेल्यूलोज से। प्लांट सेल्स में सेल्यूलोसिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इन सब की डिटेल स्ट्रक्चर्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है जो कि एक होमोपॉलीसेकेराइड है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का, और जो सेल्यूलोज है वो होमोपॉलीसेकेराइड होता है ग्लूकोज का जिससे सेल वॉल बनी होती है, सेल्यूलोसिक। ओके, सेल्यूलोसिक के अलावा ये हेमी सेल्यूलोज भी हो सकती है जिसमें हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैलेक्टोज, जाइलोज, मैनोज और एबिनोज से बने होते हैं। इसके अलावा प्लांट सेल्स की सेल वॉल में पेक्टिक मटेरियल भी होता है जो कि ग्लूकोरोनिक एसिड या फिर गैलेक्टोरोनिक एसिड हो सकता है। वाटर, लिपिड्स और प्रोटीन भी इस सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। जो सेल्यूलोज होता है वो कंबाइन होकर मिसल्स बनाता है, मिसल्स कंबाइन होकर माइक्रोफिब्रिल्स बनाते हैं और माइक्रोफिब्रिल्स फिर फाइनली मैक्रोफिब्रिल्स बनाते हैं। जो मैक्रोफिब्रिल्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं अलग अलग पैटर्न्स में, और वो पैटर्न्स होते हैं हेमी सेल्यूलोसिक मैट्रिक्स के। क्लियर है इतना? ये हो गया इसका कॉम्पोजिशन। नाउ वील टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल in the next video.